नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू और इससे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 किए थे केमिकल बॉन्डिंग एंड वैलेंसी मतलब संयोजकता और केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक बंधन। उसी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया है क्योंकि एक्सप्लेन करना है और इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगर धैर्य रख लिए हैं तो निश्चित रूप से आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा जितना टॉपिक मैं करा रहा हूँ। धैर्य नहीं है तो आप ओपन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि ये तो किताब का है, क्लोज कर देंगे, बात खत्म। चमक धमक में भी पढ़ करके आप अपनी पढ़ाई नुकसान कर रहे हैं। आप या तो किताब से पढ़िए या तो जहाँ पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है वहाँ पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। बिना देरी के पहला ही क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, हमने क्या क्या पढ़ाया था कि ये उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक होते हैं, ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं लेकिन पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया, ऐसा प्रश्न आया है। तो देखिए गुण नहीं है पूछा है, पानी में तो घुलता है, यह गुण है। कम गलनांक अधिक कम क्वथनांक ये नहीं है, ये अधिक क्वथनांक और उच्च गलनांक का होता है। ठोस मजबूत होता ही है, उच्च गलनांक क्वथनांक होता ही है। इसका मतलब गलत पूछा है तो गलत जवाब हमारा यही है। गुण नहीं है पूछा है ना, तो गुण नहीं है ये वाला आंसर। कम गलनांक और कम क्वथनांक, इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन गुण आपको क्या क्या बता चुका हूँ, ये गुण है, आप लिख लीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो मेरे भाई ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। क्या है? कार्बन का अपरूप, मतलब वो कार्बन ही है। ठीक है, तो कार्बन के संयोजकता कितने होते हैं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 4 होता है। देखिए कार्बन का 6 होता है तो हम 2 और 4 लिखते हैं। क्लियर है? ग्रेफाइट का पूछ दे, हीरा का पूछ दे, कोयला का पूछ दे, फुलेरीन का पूछ दे, सब कार्बन के अपरूप हैं। जवाब होगा 4, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े रहते हैं कि चुंबकीय बलों के, गुरुत्वाकर्षण बलों के, विद्युत बलों। तो याद रखिएगा विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और प्रबल विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, आयनिक यौगिक का मतलब हम पढ़ा चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा। चलिए, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध कैसे होते हैं? बहुत कमजोर, कमजोर, बहुत मजबूत, मजबूत। तो बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जब हम वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो उनका आकार बढ़ता जाता है। ठीक है ना, जब आकार बढ़ेगा तो उनके बीच जो बंध बनेंगे वो क्या होंगे? कमजोर। जैसे अगर मैं ये कह दूं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, HF और कह दूं HBr में किनके बंध कमजोर हैं? तो आप देखेंगे यहाँ तो दोनों HH है, यहाँ देखिएगा ये फ्लोरीन, फिर उसके बाद में क्या आता है? क्लोरीन, उसके बाद में क्या आता है? ब्रोमीन। आप देखिए फ्लोरीन ऊपर है ना, और ये क्या है? नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब कि HF का जो बॉन्ड है वो मजबूत है और HBr का बॉन्ड क्या है? कमजोर। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा उसके बंध बनाने का जो क्षमता है वो क्या होगा? कमजोर होगा। तो कमजोर होगा। अब ये प्रश्न कैसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किसको तोड़ना आसान है? ऑप्शन ए HF, ऑप्शन दे देगा HBr, ऑप्शन दे देगा HI, ऑप्शन दे देगा सभी। तो आप क्या लगाएंगे? आपके पास दिमाग होना चाहिए कि आवर्त सारणी में जब वर्ग पढ़ेंगे तो वर्ग में सबसे नीचे कौन है? तो आप कहेंगे I सबसे नीचे है, मतलब इसको तोड़ना सबसे आसान है। ऑप्शन सी। समझ में आया? तो इसके लिए ऑप्शन ए हो गया बहुत कमजोर। नेक्स्ट प्रश्न है, बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई आबंध बनते हैं? देखिए इसको सिग्मा बोलते हैं और इसको पाई, सभी को पता है, तो मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। ये लिख लीजिएगा, अगर किसी भी
परमाणु में सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ एक सिग्मा बनता है, क्लियर है। अगर वो डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है मेरे भाई। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है और 3 बांध से अधिक तो बन ही नहीं सकते, तो याद रखिएगा 2 पाई हो जाएगा और एक सिग्मा हो जाएगा। याद रहेगा क्या आपको? इतना क्लियर है। तो हमारे पास बेंजीन के बारे में पूछा है, तो बेंजीन में हमने क्या सीखा है? तो बेंजीन में हमने यही सीखा है कि यह फार्मूला होता है C6H6। कितना है? C6H6। तो आपको पता है जब H है तो H क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड, मतलब 6 सिग्मा अभी तो मिल गया है, कन्फर्म है। अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? 3 डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो 3 3 कितना हो गया? 6 6 और सिग्मा हो गया, क्योंकि सिग्मा तो सब में बन रहा है एक एक, क्लियर है। तो 12 सिग्मा हो गए, 12 सिग्मा एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 3 डबल बॉन्ड है तो 3 पाई हो गया, 12 और 3, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं कर देता हूँ, देखिए कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन हो गया ना, 1 2 3। देखिए 4 4 संयोजकता होता है कार्बन का, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है ना, 1 2 3, तो एक ये हाइड्रोजन वाला हो गया 4। तो इसका मतलब हर जगह हाइड्रोजन है ना, तो 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बनता है। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बनेगा और यहाँ पर एक पाई और एक सिग्मा बनेगा। तो मुझे बस जब सूत्र पता है तो मुझे लगा कि 3 ठो डबल बॉन्ड है तो 3 पाई बनेगा, क्लियर है, 3 पाई बन जाएगा। अच्छा, 6 हाइड्रोजन होता है तो 6 सिग्मा तो कन्फर्म है, और 3 3 हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो 3, यह 9 और 3 होगा। हम देखिए 12 बता देते, सॉरी, 9 और 3 होगा, ठीक है ना। कितने सिग्मा? तो 9 सिग्मा होंगे मेरे दोस्त, और 3 पाई होंगे, 12 टोटल बनेंगे, क्लियर है। यहाँ पर देखने से पता चल गया, सॉरी यार, ये 12 ही होंगे, ये क्या होंगे? 12 ही होंगे। बना करके देख लिया ना भाई, मैं तो खुद देख रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पर हर जगह क्या है हमारे पास? सी है कोने पर, ठीक है। अब देखिए 3 जगह हमने डबल बाइंड कर दिया, तो 3 पाई कन्फर्म है। इसके अलावा यहाँ पर भी सिग्मा मिलेंगे, यहाँ पर भी सिग्मा 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 सिग्मा, 6 जगह सिग्मा, छठों क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। 12 और 3 राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं पढ़ा चुका हूँ, वो लिख लीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड में क्या बनता है, डबल बॉन्ड में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन, संयुक्त मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये संयुक्त न लिख करके संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए, ठीक है ना। याद रखिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका एक उदाहरण क्या है? तो हमने बताया था कि अगर आपको थर्ड ए अर्थात 13वां वर्ग याद है, तो 13वें वर्ग के सभी तत्वों के पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13वें में क्या होता है? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। तो सिलिकॉन है, मतलब देखिए बोरान नहीं दिख रहा है, हैं? गैलियम नहीं दिख रहा है, गैलियम Ga होता है, जर्मेनियम Ge होता है, ठीक है ना, गैलियम। अच्छा, एल्यूमिनियम केवल दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? 3। देखिए जितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे वही उसकी संयोजकता हो गई, देखते ही आप बता देंगे, क्लियर है। वैसे मैंने बताया कि ये थर्ड ए में है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो इनमें संयोजकता 3 ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रहे कुछ तत्व ऐसे हैं जो परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, मतलब संयोजकता 1 से अधिक दिखाते हैं। एक एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे कॉपर है, कॉपर 1 संयोजकता दिखाता है और 2 भी दिखाता है, इसको बोलते हैं क्यूप्रस, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। आयरन आप देखेंगे कि 2 भी संयोजकता दिखाता है और 3 भी संयोजकता दिखाता है, इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। याद रहे फास्फोरस भी 3 संयोजकता दिखाता है और 5 भी संयोजकता दिखाता है। सल्फर 2 भी संयोजकता दिखाता है और 6 भी संयोजकता दिखाता है। ये कारण क्या है दिखाने का, मैं आपको अगर ऐसा प्रश्न आया तो एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं भी है तो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो जो 1 से अधिक संयोजकता दिखाता है उसे बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? परिवर्ती संयोजकता। चलिए प्रश्न है कि त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो त्रिसंयोजक वही बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला।
है कि नहीं? तो बोरान, इंडियम, एल्यूमिनियम उपरोक्त में सही। ठीक है ना? देखिए बोरान है, एल्यूमिनियम है, वजन गालू, इन थैला, इंडियम आ गया कि नहीं आ गया? तो जिनको याद है वो उड़ा देंगे प्रश्न। पहला वीडियो जो देखा है स्पीड से कर लेगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? 4। रटा रटा है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भी खारी, न अस सब बी। इसकी क्या पूछा? संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है ना? क्या पूछा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है, याद रखिएगा। हम कुछ दूसरा सोच लेते। 4 किसका होता है? आपको पता है कि कार्बन का होता है। ठीक है ना? काशी गए शंकर पार्वती, उसमें होता है। क्लियर है? ये किस में है? 5वें में है, 15। 5वें में है तो सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। अगर संयोजकता पूछता, संयोजकता, अगर संयोजकता पूछता तो 3 जवाब होता, लेकिन पूछा कितना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये आवर्त सारणी जिसको नहीं याद है तो फास्फोरस का कितना होता है? आप कहेंगे कि 15 होता है, तो ऐसे करेंगे 2 8 10 हो गया, 10 5 15। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 5। अगर संयोजकता पूछता तो 8 बनाने के लिए कितना चाहिए? 3। तो संयोजकता कितना हो गया? 3। इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र देखिए मेरे भाई, मैंने बताया है, Al लिखेंगे फिर O। तो इसकी संयोजकता ऑक्सीजन की इसके पास लिखेंगे, इसकी 2 है और इसकी इसके पास, तो Al2O3। हमने सूत्र का एक वीडियो बनाया है, उसको जा कर के लिखिए कि रासायनिक सूत्र कैसे लिखें। वीडियो जाकर देखिए, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है NH4 ट्वाइस SO4 के अणु में कितने परमाणु हैं? तो परमाणु गिन लीजिए। देखिए N1 है, H4 है, 4 1 5, 5 का स्क्वायर है मान लीजिए, तो 10 हो गया ये, प्लस 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, टोटल 5, तो 15 हो गए कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। परमाणुओं की संख्या कैसे गिनते हैं मैं परमाणुकता चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। वीडियो रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक तत्व ए फार्मूला इस तरीके से है तो ऑक्साइड बनाता है। तत्व ए की संयोजकता क्या है? होमवर्क बताइएगा। मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे होता है। तो 433 का होमवर्क क्या होगा? आप लिखेंगे A3O4 में ए की संयोजकता इतनी है। क्लियर है? हमने सूत्र में लिखवाया है, कैसे लिखते हैं अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें करवाया हूँ। ठीक है। तो इसलिए इसका जवाब आप देंगे 433 का। 432 का भी आप ही जवाब देंगे। Al2O3 में एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? याद रहे सूत्र में संयोजकता एक दूसरे के विपरीत लिखते हैं, मतलब इसका इसके पास और इसका इसके पास, ये चीज़ बता चुका हूँ। तो होमवर्क नंबर 2 है, 432 का भी जवाब आपको देना है। ठीक है। किसका? एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? 431 में आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? CO2 में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? तो 4 होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, आपने कहा था कि इसकी संयोजकता इसके पास लिखते हैं, तो कार्बन की तो 2 दिख रही है। तो मेरे भाई क्या ऑक्सीजन की संयोजकता 1 होती है क्या? नहीं। मतलब आपको हमने पढ़ाया है कि कार्बन ऑक्सीजन से डबल डबल बांड बनाकर रहता है, जितने बांड बनाता है वही उसकी संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसका जवाब आपको देना 435 का होमवर्क रहेगा कि जो धन आवेश होते हैं, मतलब धातु जो होते हैं, उनकी संयोजकता कितनी हो सकती है। ऑप्शन आपको दिया है 0 1 4 कि 4 3 2 कि 2 1 0 कि 1 2 3, कौन सा संयोजकता होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी तत्व की संयोजकता शक्ति, मतलब वही संयोजक शक्ति या क्षमता क्या कहलाती है? तो कहेंगे संयोजकता कहलाती है। संयोजक शक्ति का मतलब उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है। वही संयोजकता बताता है, वही संयोजक शक्ति प्रदर्शित करता है, उसी को संयोजकता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्योंकि कार्बन चतुष्संयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन दर्शाता है, हाइड्रोकार्बन दर्शाता है कि एकल सहसंयोजक बंध की अपरूपता की श्रृंखला बंधन। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी श्रृंखला बंधन। मैंने प्रीवियस
वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया इसके पार्ट 1 में, ठीक है। देखिए कार्बन सहसंयोजक बंध से जुड़ा रहता है, आपको पता है। ये कार्बन कार्बन आपस में अगर जुड़े हैं तो ये कितने हैं, 4 परमाणु से जुड़ा रहेगा और ये एक श्रृंखला बना लेता है, ठीक है। ये पढ़ा चुका हूँ ना, तो यहाँ पर हमारा श्रृंखला बंधन हो जाएगा, सीरीज। कह रहा है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है, निम्न गलनांक निम्न क्वथनांक, ये तो गुण है भाई साहब। उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक नहीं है, यह किसका है, आयनिक यौगिकों का है। किसका है, आयनिक यौगिक का, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी ही हमारे लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि नहीं है जब आप पूछा है, ठीक है ना। सहसंयोजक यौगिक का गुण क्या है, निम्न क्वथनांक निम्न गलनांक, उष्मा का कुचालक होता है, मतलब दुर्बल चालक कह दिया है। विद्युत का कुचालक, जल में अविलेय होता है लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। यह कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है, मतलब घुलनशील होता है। तो सहसंयोजक यौगिक ये 3 गुण आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजक यौगिक कैसे बनते हैं, जुड़ने वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब। आगे इनमें से अधिक सभी ये छोड़िए, विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल वही दुर्बल चालक या कुचालक, ठीक है ना। का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब हमारे लिए कौन सा जवाब सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन बी। और जब रेलवे का एग्जाम देंगे ना, तो आप अक्सर पढ़ें कि इनमें से सभी सब जो होता है एकदम नीचे होता है लास्ट ऑप्शन में, लेकिन जब रेलवे का एग्जाम देंगे तो ये बीच में कभी आ जाएगा, कभी ऑप्शन ए में आ जाएगा, कभी सी में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको ऐसे भी लिखेगा, ए यहाँ पर, डी पहले ही लिख देगा, बाद में सी और अंत में बी, ऐसे भी लिखेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। मैंने बताया है ना, अधिकतम संख्या 3 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही बन सकता है, ठीक है, यही बताया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगर पहला वीडियो आप पढ़ लिया ना, तो जितना जल्दी मैं पढ़ा रहा हूँ उतना जल्दी आपके लिए लाभदायक होगा। स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तभी 1 घंटा 8 मिनट का वो वीडियो बना है। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच कैसे बनता है, तो भाई इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत क्या है, जब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। जैसे मैंने ये आपको सिखाया, ये H है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये Cl है, इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, और इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसको 2 पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन से क्यों संतुष्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास 1s ही होता है और इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मतलब एक ही कोष होता है, पहले कोष में 2 से ज़्यादा नहीं भरे जा सकते। जब 2 पूर्ण रूप से भर गए, मतलब उसका पहला ही कोष बाहरी कोष होता है, और बाहरी कोष पूर्ण रूप से भर गया तो वह तत्व अस्थायी हो जाता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता, देखिए प्रश्न आ गया, क्या बोला है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस मतलब 1+, क्यूप्रिक बोलता तो 2+, 1+ का मतलब संयोजकता 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए ये क्या है, मरकरी है ना, 1+ मर्क्यूरस, अगर 2+ तो मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस में पारा अर्थात मरकरी की संयोजकता 1, मर्क्यूरिक में तो 2, ठीक है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, उसकी संयोजकता कितनी है, 2। याद रहे संयोजकता सदैव धनात्मक होती है, उसमें माइनस का कोई सवाल नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और हमने सीखा है 2, 8, 2, 10, 2, 12, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता +2। धातु क्या क्या दिखाते हैं, 1, 2 और यही संयोजकता दिखाते हैं, हमने यह सिखाया है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस तत्व की 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। 3 संयोजी किसमें है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही पढ़ा है ना, तो आलू में है, ठीक है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत। 3 संयोजी मतलब थर्ड ए वाले, किसमें है, थर्ड ए मतलब 13वें ग्रुप में। अब अगर सड़ याद है तो बड़ी आसानी से लग जा रहा है, नहीं तो आपको ये सबका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। एल्युमिनियम का 13 होता है तो 2, 8, 3 मिल गया तो ऑप्शन ए मार दिया। अगर ये डी में रहता तो इसको चेक करते, इसको चेक करते, इसको चेक करते, तब जा करके एल्युमिनियम करते। बात समझ में आ रही है। तो आवर्त याद करने का यही तरीका है। कह रहा है कि एक सहसंयोजक अणु नहीं है
तो यही है ऑप्शन ए। हम देखते ही क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस लिखा है और आपको पता है कि आयनिक यौगिक ही प्लस और माइनस वाले यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और हमने क्या बताया था एक तरीका कि ये जहाँ लिथियम दिख जाए, सोडियम दिख जाए, पोटेशियम दिख जाए, मैग्नीशियम दिख जाए और कैल्शियम दिख जाए तो समझ लेना सदैव क्या बनाएंगे, आयनिक यौगिक। यहाँ मुझे कैल्शियम दिख गया, ये आयनिक यौगिक हो गया, सहसंयोजक यौगिक नहीं है। तो वही पूछा था सहसंयोजक अणु कौन नहीं है, तो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं है, CaO है, ठीक है। यहाँ देखिए NH3 इलेक्ट्रॉनों की साझा से बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड बनाया है। जहाँ बॉन्ड बना वो क्या है, सहसंयोजक यौगिक। जहाँ बॉन्ड न बन करके प्लस माइनस से जुड़ा है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, वो क्या हो गया हमारा आयनिक यौगिक। यहाँ पर देखिए अगर सटीक एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर माइनस नहीं दिया है, इसको माइनस देना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर 2 ठीक है। अब देखिए ऑप्शन सही है, लेकिन फिर भी जहाँ कैल्शियम दिखा वही हमारा ऑप्शन हो गया राइट आंसर, ठीक है। सहसंयोजक अणु नहीं था तो CaO। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना है। अमोनिया का सूत्र क्या है मेरे दोस्त, कहेंगे NH3, जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वही उसका संयोजकता हो गया। वैसे भी नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, आप सभी को पता है कि ये 2 है, 7 है, 2 और 5, 8 बनाने के लिए कितना चाहिए, 3। तो जिनको रटाया हो तो ऐसे ही कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता क्या है। तो आपको पता है क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8 और 7 इस तरीके से। तो इसको 8 बनाने के लिए 1 चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के सापेक्ष पूछा है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा, मैं आफ-बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूँ। टोटल 17 देखिएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p। देखिए 10 तो 12 12 5 17। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। ये इसलिए कर दिया कि आपको दोनों याद रहे, ठीक है। अच्छा, तो सर आप बताइए कि इसकी संयोजकता 7 कैसे हो गई। तो मैं वही सिखाने वाला हूँ कि आपको पता है कि तीसरे कोष में कितने उपकोष होते हैं, तो कहेंगे सर 3। कौन कौन सा, 3s 3p और 3d, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपको पता है P में हम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 6, और D में कितने रख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 10। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी 3D बचा हुआ है कि नहीं, 3D हमारा क्या हुआ है, बचा हुआ है, 3D हमारा बचा हुआ है। और इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अभी भी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरने की गुंजाइश है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और भरने की गुंजाइश है। इसका मतलब यह है कि क्लोरीन अपने कोष का विस्तार कर सकता है क्योंकि इसमें जगह है, इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता यहाँ 7 भी संभव है। बात समझ में आई। वैसे क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1, लेकिन संभव क्या है, क्लोरीन की संयोजकता 7 भी संभव है। कोई डाउट। इसी को बोलते हैं परिवर्ती संयोजकता। क्लियर है, मतलब जो जो अपना कोष विस्तृत कर सकता है वो परिवर्ती संयोजकता दिखाता है। अब एक एग्जाम्पल से आपको ये समझा देता हूँ ताकि सब कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है ना, इसमें से यही दोनों लेकर के आपको प्रूफ कर देता हूँ। नाइट्रोजन का कितना होता है मेरे भाई, तो कहेंगे 7, और फास्फोरस का कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 15। चलिए 1s2 2s2 2p कितना हो गया, 4 और 3 7, ठीक है। अच्छा, ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है। दूसरे कोष में क्या हो गया मेरे दोस्त, 2s और 2p। अब 2d नहीं ना हो सकता है, क्यों, क्योंकि s p d f 1 2 3 4, दूसरे उपकोष में यही दोनों रहेंगे, तीसरे में ये तीनों रहेंगे, चौथे में ये चारों रहेंगे, पांचवें में भी ये चारों रहेंगे। यहाँ 2 ही है तो 2d पॉसिबल है क्या, नहीं, मिनिमम 3d ही पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो मैं अभी लिखा हूँ, ये जो नाइट्रोजन का लिखा हूँ, ये अपने कोष को विस्तृत नहीं कर सकता। इसका मतलब इसका जो संयोजकता है ये सदैव 3 ही होगा, ठीक है। इसकी संयोजकता सदैव क्या होगी, 3। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कोष में 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 3, तो इसकी संयोजकता सदैव 3 होगी। अब चलिए आगे मैं आपको सिखाता हूँ, इतना तो सीख गए होंगे। इसमें 1s2 2s2
2p6 3s2 3p3। देखिए 10 10 5 15। तो अब हम यह देखते हैं कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में कितने हैं 5। लेकिन आपको पता है तीसरे में मैक्सिमम 18 भर सकते हैं ना। मतलब यह है कि अभी भी इसके पास 3d बचा हुआ है। ये चाहे तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा इसको बाहर से फास्फोरस को, तो फास्फोरस अभी भी 3 इसमें और 10 इसमें 13 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता रखता है, 13 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब बात ध्यान से सुनिएगा। ये पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 5 है, तो इसको 8 पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3। इसकी एक संयोजकता तो 3 हो गई। ध्यान से सुनिएगा, इसकी एक संयोजकता क्या हो गई 3। क्लियर है मेरे दोस्त। और इसकी एक संयोजकता कितनी हो गई, इसकी एक संयोजकता 5 भी हो गई। क्यों? क्योंकि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, संयोजकता कहलाती है। अब हमें 5 क्यों कहा, ये 3d के कारण कहा। 3d के कारण क्यों कहा, क्योंकि अगर ये 5 लोगों से भी अगर मिला ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन को संभालने के लिए इसके पास 3d कोश बचा हुआ है। जैसे आपने यह देखा होगा PCl3। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता 3 होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे साझा करके 8 बना लेगा। लेकिन आपको PCl5 भी दिखता है। क्यों? क्योंकि इसके पास P के पास 3d एक्स्ट्रा होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं परिवर्ती संयोजकता पर 5 से 10 मिनट का एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन डी है 7। ठीक है। नेक्स्ट है एक X चतुर्संयोजक है, मतलब इसकी संयोजकता 4 है, और तत्व B द्विसंयोजक, इसकी संयोजकता 2 है। इन तत्वों से बना यौगिक क्या है? तो मैंने कहा है X और Y लिख लीजिए, इसकी संयोजकता को इसके पास लिखिए और इसकी संयोजकता को इसके पास, ये लिख दिए। जब हल करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, X Y पे 2। एक लिखें या ना लिखें क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या बन गया दोस्तों, तो आप कहेंगे कि XY2, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि गलत मिलान का चयन कीजिए। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है 0। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये शून्य ग्रुप में रहता है। शून्य ग्रुप का मतलब 18वें ग्रुप में। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, आराम कर जिंदा रहेगी, यही चीज़ सिखाया ना, ही ने अर कर जी ना। अच्छा, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, बिल्कुल सही। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, रटा गया है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो ये गलत जवाब है। इसका मतलब गलत मिलान चूज करना है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है दोस्तों 2। ठीक है। क्या ऑक्सीजन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है क्या? तो आप चेक करिए, इसका 8 होता है। ऑक्सीजन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। तो सर ये बिल्कुल नहीं प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास डी एक्स्ट्रा फैलाने का, 2 के पास 2p से ज़्यादा हम फैला ही नहीं सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लिथियम नाइट्राइड का सूत्र बताइए। तो लिथियम का कितना होता है 1 होता है संयोजकता, और नाइट्रोजन का कितना होता है 3। तो लिथियम के पास LiN लिखूंगा, तो N का इसके पास लिखूंगा और इसका 1 लिखूँ या ना लिखूँ, तो Li3N हो गया लिथियम नाइट्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। यह देखिए आ गया आपका प्रश्न जो भी मैं बता रहा था। तो हम क्या कहेंगे, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों से, संक्रमण तत्वों से, समूह तत्वों से, क्षारीय तत्वों से, तो ये आपका संक्रमण तत्वों से। परिवर्तनीय संयोजकता कौन दर्शाते हैं? ऑप्शन बी संक्रमण तत्वों से दर्शाते हैं। अच्छा, अगर इसमें तत्वों का नाम देता तो हम वही 1s2 2s2 करके चेक करते। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको बोलते हैं संक्रमण तत्व। याद रखिएगा डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। और मैंने आपको अभी बताया था एक एग्जाम्पल, कॉपर का 1 और 2 दोनों होता है, आयरन का 2 और 3 दोनों होता है, मरकरी का 2 और 1 होता है। ऐसे करके ढेर सारे तत्व हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संक्रमण तत्वों से हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है
2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं भाई आबंध बनाने के लिए? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसका क्या होता है 5 बाहरी कोश में, तो 1 2 3, और नाइट्रोजन 2 बार है तो 1 2 3। अब देखिए तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं N2 में आबंध बनाने के लिए भाग लेते हैं। 3 ही इलेक्ट्रॉन हैं इसके, अब 3 इसके हैं और 3 इसके हैं। अगर पूछता कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है तो 6, लेकिन ऐसे क्या जवाब देंगे 3 इलेक्ट्रॉनों की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं, तो यहाँ पर 6 देंगे। आबंध बनाने की बात कहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा 6 जवाब होगा। क्यों? आबंध बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पर कुल नहीं दिया है। कुल देता तब तो 6 बनाते। आबंध बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 6 ही जवाब देंगे, सही है। क्लियर है? देखिए एक आबंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इस परमाणु का और एक इस परमाणु का। 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बंध बनते हैं? 1। इसका मतलब जब हम पता है कि 3 आबंध बनते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अब यहाँ पर आयोग क्या माना है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है मैं वही बता रहा हूँ कि आबंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब एक बंध बनता है। और N2 में हमने देखा है कि N आपस में ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसीलिए हमने लगाया। लेकिन इसको देना चाहिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, कुल शब्द देता तो और इजी हो जाता। ठीक है, खैर नेक्स्ट प्रश्न है, सहसंयोजित बांडेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि। अब देखिए ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके जो मध्य बॉन्ड होता है वो क्या होता है? कमज़ोर होता है। देखिए इंटरमॉलिक्यूल मध्यम से मतलब ही नहीं है, मजबूत से मतलब नहीं है, कमज़ोर हमको देखना है। कमज़ोर यहाँ है तो आंसर सी इज राइट आंसर। यहाँ पर भी मजबूत है। हमने क्या बताया कि सहसंयोजक यौगिक में जो बंध होता है उनका गलनांक और क्वथनांक जो निम्न होता है, उसका कारण है कि उनके अणुओं के मध्य जो सहसंयोजी बंध है वो कमज़ोर होते हैं, क्षीण बंध होते हैं, दुर्बल बंध होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध होते हैं। अब देखिए बड़े परमाणुओं से बहुत कमज़ोर बंध बनते हैं, हमने ये सिखाया है। कमज़ोर नहीं, बहुत कमज़ोर। मैंने एग्जाम्पल दिया था HF, HI, HCl, HBr का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कह रहा है सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरीके से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। अच्छा, कौन सा कोष प्राप्त करते हैं? सबसे बाहरी कोष, बाह्यतम कोष। क्लियर है ना? अच्छा, जैसे नाइट्रोजन हमारे पास 7 था, 2 और 5, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। इसी में 3 चाहिए ना इसको, तो बाहरी कोष की ही ना भरना चाहता है, इसी बाहरी कोष को हम क्या कहते हैं? बाह्यतम कोष। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं परमाणु की आंतरिक, गलत, सबसे बाह्यतम की बात करेंगे बाह्य कक्षा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर है? परमाणु के ठीक बाहर नहीं, सबसे बाहरी बोलना चाहिए, बाह्यतम, यही ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कितना आसान लग रहा था पहला वीडियो पढ़ने के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है? आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या है? उच्च क्वथनांक, उच्च गलनांक, ठोस, मजबूत बंध, तो इसका क्वथनांक उच्च होता है, ऑप्शन ए मिल गया। कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता, ये भी सही है जी। यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालक, गलत बात है। ठीक है, यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील, गलत बात है। यहाँ तो 2 ऑप्शन हो गया, तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है। हो सकता है ऑप्शन ऐसे देना चाहिए था इसको, ए और बी दोनों ना, तो यहाँ पर ए एंड बी दोनों ही सही है। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पूरा ख़त्म कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।